डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो की इस आभासी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष में अनिवार्य हिंदी लेकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए इस व्याख्यान का आयोजन है। उनके पहले प्रश्न पत्र कहानियाँ, कविताएं और व्याकरण के दूसरे खंड कविताएं और व्याकरण की 10वीं इकाई इंसान की भूल के ऊपर यह व्याख्यान आधारित है। मित्रों, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता इंसान की भूल पर आधारित इस व्याख्यान का लेखन इकाई का लेखन डॉक्टर दिनेश भाई किशोरी जी ने किया है और दृश्य श्रव्य प्रस्तोता मैं स्वयं डॉक्टर अर्चना मिश्रा हूँ। इस इकाई का उद्देश्य डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित होना है, इंसान की भूल कविता का पाठ करना और अर्थ जानना है और इस कविता की व्याख्या और विश्लेषण को समझना है। मित्रों, जो पहला उद्देश्य है वो हमने अपने पहले व्याख्यान में पूरा किया था, यानी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से विस्तार पूर्वक हम अपने पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं, वो आपने देखा होगा। अब आज के इस व्याख्यान में हम इंसान की भूल कविता पहले पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझते हुए उसकी व्याख्या और विश्लेषण को समझेंगे। तो आइए मित्रों, हम इंसान की भूल कविता पढ़ते हैं। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहुदेशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। देश अलग हैं, देश अलग हों, वेश अलग हैं, वेश अलग हों, रंग रूप निशेष अलग हों, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। मित्रों, बहुत ही छोटी सी कविता है ये हरिवंश राय बच्चन जी की और बेहद सरल शब्दों में लिखी हुई। तुरंत इसका अर्थ समझने में कहीं आपको कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि आई होगी कि इंसान क्यों भूल गया है। सबकी एक जैसी ही काया है, हर मानव शरीर, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो कि रूस का हो, सारा जो भी मानव है, धरती पर जो भी मानव है, उसका एक ही जैसा शरीर है, एक ही पंचतत्व से बना हुआ शरीर है। सबके शरीर में मेदा, मांस, मज्जा इत्यादि है और यह आसमान जो है सबके ऊपर है, सबके ऊपर आच्छादित है, एक जैसा ही है ना। एक ही सूरज, एक ही चांद को सारे संसार की, सारी दुनिया के लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कौन है जो विशेष वरदान लेकर आया है। ईश्वर से कोई विशिष्ट उपलब्धि, कोई विशेष गुण लेकर के यहाँ पर कोई नहीं आया है। जो विकसित कर लेते हैं वो स्वयं विकसित करते हैं अपने गुणों को। ईश्वर ने तो सबको एक जैसे ही शक्तियाँ, एक जैसे ही गुण दिए हैं, लेकिन जो अपने उन गुणों को पहचान कर उनको विकसित कर लेता है वो शायद कुछ विशिष्ट दिखाई पड़ता है। लेकिन वरदान किसी को विशेष मिला हो, किसी को श्रेष्ठ बना के भगवान ने भेजा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात क्यों इंसान भूल जाते हैं। धरती ने मानव उपजाए, इस पृथ्वी पर ही मनुष्य का जन्म हुआ है। इतने सारे और दूसरे ग्रह हैं और कहीं मनुष्य नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला है कि कहीं और मनुष्य है। तो धरती ने ही मनुष्य जन्मे हैं और इस मनुष्य ने क्या किया, उसी धरती को बांट बांट के देशों में बांट दिया है। ठीक है, बहुत सारे देश हैं, लेकिन उसमें, उन सब में, उन देशों में जो लोग रहते हैं, जो मनुष्य है,
वो तो इसी पृथ्वी की संतान है, वो इसी पृथ्वी की उपज है, इसी पृथ्वी का मानव है। ये बात इंसान क्यों भूल जाता है? अलग अलग देश हैं, अलग अलग हों, कोई दिक्कत नहीं है। सबके वेश अलग है, वेशभूषा अलग है, अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है। रूप रंग अलग हो सकते हैं, हो सब कुछ अलग हो, बाह्य जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी संस्कृति अलग हो, हमारा खान पान अलग हो, सब कुछ अलग हो, लेकिन मनुष्य से मनुष्य का जो जुड़ाव है, जो अंतर प्राण है, जो आत्मा है, वो एक ही है। उस एक पर ब्रह्म की आत्मा, या जिस भी शक्ति का आप नाम लीजिए, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं जो सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, उसी का अंश सारे मानवों में एक समान है। अगर हम आध्यात्म या धर्म को अलग भी कर दें, साइंस के हिसाब से भी देखें, तो उसी एनर्जी और मैटर को लेकर के बना हुआ है। एक ही एनर्जी और एक ही मैटर है। अगर हम साइंस के हिसाब से भी मूल की ओर जाएं, सृष्टि के मूल की ओर जाएं, तो हमें एक ही एनर्जी मिलेगी। उसी एनर्जी से ही सब कुछ पैदा हुआ है। तो ये सारे संसार में रहने वाले इंसान भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उनका सबके अंदर जो आत्मा या जीवनी शक्ति या जो भी आप उसको कहिए, जिस कारण से वो मानव है, तो वो सब में एक जैसा है। इस बात को इंसान क्यों भूल करके और एक दूसरे पर शासन करने का या एक दूसरे से लड़ाई करने का सोचता है? ये दृष्टि है कवि की इस कविता में। मित्रों, आपको कविता के संदर्भ में व्याख्या लिखने के लिए आपके प्रश्न पत्र में भी आ सकती है, परीक्षा में भी, और वैसे भी कविता को समझने के लिए व्याख्या एक महत्वपूर्ण साधन होता है। तो हम देखें कि व्याख्या अगर आपको लिखना है तो किस प्रकार आप लिखना चाहिए। तो सबसे पहले संदर्भ लिखना चाहिए। संदर्भ में आप कवि का नाम देंगे। इस कविता के संदर्भ में कवि का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, तो इस कविता के रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और किस संकलन से वो कविता ली गई है ये बताना महत्वपूर्ण होता है। इस कविता के संदर्भ में धार के इधर उधर, हरिवंश राय बच्चन जी का एक संकलन है धार के इधर उधर, उसमें ये कविता संकलित है, उससे ये कविता ली गई है। और इस संकलन की विशेषता क्या है कि इसमें 1940 से लेकर के 1956 ईस्वी के बीच में जो कविताएं कवि ने लिखी थी, बच्चन जी ने लिखी थी, उन सारी कविताओं का संकलन इसमें मिलता है। अच्छा, इसकी अब ये आपके संदर्भ में आप क्या क्या लिखेंगे? मुख्य रूप से कवि का नाम, जिस पुस्तक से लिया गया है या संकलन से लिया गया है, जो भी हो उसका नाम लिखेंगे, और अगर उसकी कुछ खास विशेषता है तो उसको उसमें आप इंगित कर देंगे, बता देंगे। तो ये संदर्भ आपका हो जाएगा। फिर आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग आप लिखते हैं तो जो कविता आप जिसकी व्याख्या करने जा रहे हैं उसमें क्या खास है या उस संकलन में क्या खास दृष्टि से संकलित हुई है कविता, इसको भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर संकलन की केंद्रीय दृष्टि बताई गई कि समकालीन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर सोच विचार करके उन्होंने कुछ अपनी अभिव्यक्तियाँ दी हैं बच्चन जी ने। जो ये संकलन है 1940 से 1956 के बीच लिखी हुई कविताओं का जो उन्होंने संकलन धार के इधर उधर प्रस्तुत किया था बच्चन जी ने, तो वो उन्होंने इस दृष्टि से कविताओं का संकलन किया कि जो तात्कालिक रूप से घटी घटनाएं हैं, जैसे 1940 में लिखी हुई जो कविता होगी वो 1940 की किसी घटना पर को आधार बना करके लिखी हुई होगी। तो इस प्रकार से जो उस समय में जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घट रही थी, जो आसपास घटित हो रहा था, उसको देख करके जब कवि हृदय विह्वल होता था या वो कुछ सोचता था उस पर, तब उस विचार विमर्श का, उस विचार का, उस सोच की अभिव्यक्ति इन कविताओं के रूप में हुई है। आप आगे जब हम कविता की व्याख्या और विश्लेषण करेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि किस प्रकार से बच्चन जी ने अपने समय को इसमें अभिव्यक्त किया है। अब हम व्याख्या पर आते हैं। संदर्भ और प्रसंग
किया, उसके बाद हम व्याख्या पर आते हैं। तो हम पहला जो पैरा है, सबकी है मिट्टी की काया, उसको उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो हम देखें। इसमें क्या कह रहा है कवि कह रहा है कि सभी मनुष्य बराबर हैं, है ना। जब वो कहता है कि सबकी है मिट्टी की काया, सब पर है नभ की निर्मल छाया, है ना। तो वो वस्तुतः कह रहा है कि भले न मनुष्य कहीं भी रहता हो और उसका रूप रंग कैसा भी हो, लेकिन वस्तुतः तो वो एक जैसा ही है। उसका जो तन है उन्हीं तत्वों से बना हुआ है जिससे किसी दूसरे मनुष्य का। तो ऐसा नहीं है कि वर्ण, जाति, धर्म, देश इत्यादि के आधार पर हम कह सकें कि यहाँ के लोग तो बहुत श्रेष्ठ हैं और यहाँ के नहीं हैं। आप देखिए, ये 1940 से 1956 के बीच का ये संकलन है। तब इसके बीच में ये कविता लिखी गई है और उस बीच में बहुत कुछ घटित हुआ है, बहुत कुछ मानवता को शर्मसार करने वाला घटित हुआ है। एक तो बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए उस समय। पहले तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म होता है। उसके तुरंत बाद लगभग 1947 से या 1945 से ही कहिए, शीत युद्ध शुरू हो जाता है। शीत युद्ध यानी कि अमेरिका और रूस के बीच में एक तरह का युद्ध, जो कि सीधे सीधे तो युद्ध नहीं था, दोनों देश एक साथ कभी भी नहीं लड़े, लेकिन वो एक दूसरे के सिद्धांतों को ख़त्म करने के प्रयास में, रूस उस समय सोवियत संघ के नाम से एक कम्युनिस्ट देश था और उस अपने आसपास के देशों का संकलन करके वो सोवियत संघ के रूप में स्थापित था। और अमेरिका जो है पूंजीवादी देश था और वो एक तरह से कम्युनिज्म के पूरी तरह से खिलाफ था। तो अमेरिका और उसके दोस्तों की या उसके साथ चलने वालों की, उनकी ये नीति थी कि किसी तरह से कम्युनिज्म के प्रसार को रोका जाए, और सोवियत संघ उसका प्रसार करना चाहता था। तो उसके चक्कर में वो काफ़ी जगहों पर मैंने अलग अलग तरीके से आपसी झड़पें होती रहती थी। दूसरे देशों को वो इन्वॉल्व करते थे। मैंने कोई एक देश है, छोटा देश है जिसको सहायता की आवश्यकता है या जहाँ पे राजनीतिक स्थिरता उतनी नहीं है, तो वहाँ पर दोनों अपना अपना दबाव डालते थे कि उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के वहाँ पे सरकार बने। तो बहुत सारा हुआ ऐसा, दुनिया में काफ़ी सारा हुआ, लेकिन जो सबसे खतरनाक और सबसे बुरा एक तरह से कहीं युद्ध हुआ वो वियतनाम में हुआ। वियतनाम युद्ध का आपने संभवतः सुना होगा नाम। तो वियतनाम में दोनों शक्तियों ने बहुत ज़ोर लगाया और बहुत 20 सालों तक वहाँ युद्ध चला। तो 1955 से 1975 तक लगभग। तो ये काफ़ी भयानक, और युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता। युद्ध में वस्तुतः जीतने वाला भी हार ही जाता है। तो और ये तो दो दूसरे देश एक तीसरे देश में जाके लड़ रहे थे, उस तीसरे देश को पूरी तरह से नेस्तानाबूद कर रहे थे। तो वियतनाम ने बहुत कुछ झेला है। तो ये 20 वर्षों के युद्धों में तो इस तरह का माहौल बन गया था। और भारत भी निश्चित रूप से, भारत के जो बुद्धिजीवी थे, जो सहृदय लोग थे या कहिए कि संवेदनशील लोग थे, उनके ऊपर इन बातों का असर हो रहा था। फिर इसी बीच 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ और विभाजन हुआ, तो आप सब जानते हैं विभाजन की कितनी बड़ी त्रासदी थी। तो ये सारी चीज़ फिर 40 में ही जब थे यहाँ पर अंग्रेज़, तो वो यही कहते थे कि वो श्रेष्ठ हैं, भारतीय जो है वो दोयम दर्जे के नागरिक उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक बना के रखा था, कोई अधिकार उनको नहीं दे रहे थे, और रंग के आधार पर श्रेष्ठता। और आपको मालूम है रंग भेद की नीति अभी भी दुनिया में कहीं कहीं मतलब काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जारी भी है, माने काले और गोरों का युद्ध। तो ये सब वर्ण, जाति, धर्म, देश आदि के आधार पर श्रेष्ठत्व के भाव को खत्म की भर्त्सना करने के लिए उन्होंने, बच्चन जी ने एक तरह से ये कहा कि कोई यहाँ पर वरदान लेकर नहीं आया है, विशेष वरदान किसी को प्राप्त नहीं है कि वो अपने आप को बाकी मनुष्यों से
बेहतर समझे, श्रेष्ठ समझे। ईश्वर ने सभी को एक जैसा ही बनाया है। हम ईश्वर कहें, हम प्रकृति कहें, हम धरती कहें, जिसने भी इस मनुष्य की रचना की है, मनुष्य नामक प्राणी की रचना की है, वो सभी मनुष्यों को उसने बराबर ही बताया। और वो जो भी भेद हैं, जो भी विभाजन हुआ, जिस भी आधार पर विभाजन हुआ, वो मनुष्यों ने खुद किया है। और इसका मतलब ये नहीं है, इन विभाजनों के आधार पर ये कहीं नहीं तय किया जा सकता कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य श्रेष्ठ है, दूसरा नहीं है। तो मनुष्य की आंतरिक संरचना वस्तुतः एक सी है। सभी एट द एंड ऑफ द डे, कहिए एक तरह से उदाहरण, एक कहावत जैसी चलती है अंग्रेजी में, या कहिए कि जो अगर हम बिल्कुल समाप्ति तक जाएं, अंत तक जाएं, अंत में जाएं, तो यही जानेंगे कि मनुष्य मनुष्य पर एक जैसा ही है। किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, वो अंततः तो मनुष्य ही है। तो ये बात इन्होंने इस पैराग्राफ में कहने की कोशिश की है। फिर उसी बात को वो आगे बढ़ाते हैं कि धरती ने मानव उपजाए, तो तब वो कहते हैं और मानव ने ही देश बनाए। तो देश जो बनाए, जो राजनीतिक सीमाएं खड़ी की गई हैं, वो मनुष्यों ने खुद की है, शासकीय सुविधाओं के लिए की है। अब मेरा वर्चस्व यहाँ तक, निश्चित रूप से कोई एक व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। तो वो जो पहले के समय में राजा होते थे कि वो जीतते थे और उतने क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेते थे। बाद में आधुनिक काल में ये जब राजाओं वाली परंपरा समाप्त हुई, तो भी एक सीमाएं खींच दी गई कि भाई इतने से इतने तक में हम रहेंगे, इसके बाद तुम रहोगे। ठीक है, चलो, वो शासक की दृष्टि से वो ठीक है, वो सीमाएं, और एक शासन एक सरकार का अधिकार क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक रहेगा। लेकिन अब जहाँ तक मनुष्यों की बात करिए, तो मनुष्य ऐसा थोड़ा ना है कि भारत तक एक जैसे हैं और पाकिस्तान में जाते ही बदल जाएंगे। मनुष्य सब एक जैसे हैं। कोई भी देश हो, कहीं भी हो, आप जितना आप अगर घूमें, लोगों से मिलें, तो आप देखेंगे अंततोगत्वा वे सब एक जैसे, कोई बहुत अंतर नहीं है। ठीक है, ऊपरी बहुत सारा अंतर हो सकता है, लेकिन मूलभूत रूप से कोई भी मनुष्य जो है एक दूसरे मनुष्य से, दूसरे देश के मनुष्य से कहीं अलग नहीं। तो ये जो सीमाएं खड़ी की गई हैं, वो तो वस्तुतः शासकीय सुविधाओं के लिए हैं, और कोई उनका मतलब नहीं है। और भारतीय मनीषा ने तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है कि संपूर्ण पृथ्वी ही मेरा परिवार है। तो ये बात सच है कि संपूर्ण पृथ्वी के जो मनुष्य हैं, वो सब एक साथ, एक जैसे हैं, एक ही धरा के संतान हैं, एक ही पृथ्वी के पुत्र हैं, और वो सब एक जैसे ही हैं। जो भी सीमाएं दिखाई पड़ती हैं, जो भी अलगाव दिखाई पड़ता है, वो आरोपित है, वो ऊपर से मनुष्यों द्वारा ही बनाया गया है, कुछ मनुष्यों द्वारा। तो वो किसी सुविधा को अगर दे रहा है तो अब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो मानव में अंतर पैदा करे और एक को दूसरे के प्रति लड़ने के लिए प्रेरित करे, तो वो कभी भी सही नहीं हो सकता है। अंतिम पैराग्राफ में वो कहते हैं कि देश अलग है, अलग हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, उसमें उसके साथ कोई विरोध नहीं है ना। वेशभूषा, खान पान सब अलग हो, लेकिन जो मनुष्य से मनुष्य का जुड़ाव है, वो कभी भी किसी भी हालत में अलग नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से वैविध्य स्वाभाविक बात है, वो हो सकता है। एक जगह रहने वाले व्यक्ति एक तरह, अब इसमें देखिए सीमाएं बहुत बाधा नहीं डालती। मैं निजी अनुभव बताऊं कि गुजरात और राजस्थान, मैं मूलतः मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश में जब मैं थी तो मैं जानती थी गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, राजस्थान के लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं, और उनके अलग अलग है। एक राज्य गुजरात है, दूसरा राजस्थान है। जब मैं स्वयं आके गुजरात में रह रही हूँ, तो देखती हूँ तमाम जो राजस्थान के लोग आते हैं, वो भी गुजराती बोलते हैं। अगर वो गुजरात की सीमा से लगे हुए किसी गांव के हैं, तो वो ज़्यादा गुजरातियों से उनका
मेल मिलाप होगा या उनकी समानता ज़्यादा गुजरातियों से होगी, बल्कि जो राजस्थान, जयपुर या दूसरी तरफ के राजस्थानी हिस्सों के जो लोग हैं उनसे काफ़ी अलग होंगे। तो आप बाकी में भी आप देखिए, जो पंजाबी हैं, आप पाकिस्तान के पंजाब और भारत में जो पंजाब का हिस्सा है वो आप मिलान करिए, दोनों की भाषाएं एक है, दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, उनकी संस्कृतियां एक हैं। देश अलग होने से क्या होता है? तो देश की सीमा मनुष्य की सांस्कृतिक उसको जड़ों को नहीं काट सकती। वो तो अपने तरीके से एक जैसा अगर क्षेत्र है तो एक तरह की सांस्कृतिक विशेषताएं वो वहाँ पर पैदा हो जाती हैं, वहाँ पर बन जाती हैं। लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, तो मानव में कोई भिन्नता नहीं है, सब में एक ही आत्मा का वास है, एक ही तरह के वो होते हैं। तो ये व्याख्या इस तरह से करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो अंतिम पॉइंट बनता है व्याख्या, अगर प्रश्न आए व्याख्या करने के लिए, तो वो होता है विशेष का। विशेष में आपको बताना होता है कि इस जो पूरी कविता है उसमें क्या विशेषता है, क्या किस तरह की है। अगर किसी तरह का उसने उपकरण प्रयोग किया है, किसी विशेष अलंकार का, छंद का, या किसी बिंब, प्रतीक इत्यादि का उपयोग किया है कवि ने, तो उसका उल्लेख वहाँ पे करना चाहिए। ये जो कविता हमारे सामने है उसमें सहज भाषा है, प्रवाहमयता है, भाषा में एक लयबद्धता है, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा है कि लयबद्धता यहाँ पर आना चाहिए, कि लयबद्धता है पूरी कविता में। और सबसे बड़ी बात है व्यापक अर्थ दृष्टि है। ये है बहुत सरल सी कविता, बच्चों की कविता जैसी लगती है कविता, लेकिन इसकी जो अर्थ गंभीरता है वो काफ़ी व्यापक है, दूर तक जाती है। और वो किस तरह दूर तक जाती है ये विश्लेषण में हम देख सकते हैं, जो कि अभी मैंने थोड़ा बताया भी, कि वो समय था द्वितीय विश्व युद्ध का था, विभाजन की त्रासदी हमने झेली थी उसी दौरान, और शीत युद्ध की काली छाया पूरे विश्व पर पड़ रही थी, और वियतनाम युद्ध, कोरिया युद्ध जैसे युद्ध भी चल रहे थे चारों ओर। तो ये वो समय था, एक थोड़ा सा निराशा का कहना चाहिए, या बेहद मतलब लगता था कि इंसान की जान की ही कोई कीमत नहीं है, और एक दूसरे पर अत्याचार, एक दूसरे से विद्वेष, ये घृणा चारों तरफ फैली हुई दिखाई पड़ रही थी। तो उसके विरोध में एक तरह से कवि ने ये कविता लिखी होगी, उसका मन अंतर बहुत व्याकुल हुआ होगा, तब उसने ये अभिव्यक्ति दी कि क्यों भूल गया है इंसान, आखिर है तो सब एक ही जैसे, इंसान तो इंसान ही है, तो उसमें क्यों जो है ये लड़ाई झगड़े और ये आपसी विद्वेष, आपसी घृणा क्यों पनप रही है। तो उसके विरोध में एक तरह से उन्होंने ये कविता लिखी, मूल मानव एकता का स्मरण दिलाने के लिए ये कविता लिखी, और इस पूरी कविता का स्वर मानवतावादी स्वर है। तो ये मित्रों, ये इस छोटी सी कविता का जिसमें अर्थ गांभीर्य बहुत बड़ा है, वो आपके सामने प्रस्तुत की गई। आपके पास अपने स्वाध्याय सामग्री भी है, उसको भी आप पढ़िए और अपना पाठ तैयार कीजिए, अपना लेसन तैयार कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई चीज़ें छूट गई हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं baou.ba.hindi@gmail.com पर। आप अपने ईमेल में अपना प्रश्न लिखें और साथ में अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर इसलिए कि अगर तत्काल देने की आवश्यकता है उत्तर, तो हम आपको व्हाट्सएप पर भी उत्तर दे सके। तो मोबाइल नंबर ऐसा लिखिएगा कि जिसमें व्हाट्सएप हो, ना भी हो तो भी चलेगा, आप ज़रूरत पड़ने पर हम आपसे संपर्क कर सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर लिखिए, अपने अभ्यास केंद्र का नाम और कोड भी लिखिए, और किस कोर्स में आप पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, या मतलब बीए कर रहे हैं, बीए में भी आपने सब्जेक्ट कौन कौन से लिए हैं, हिंदी के कौन कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, अनिवार्य कर रहे हैं कि साथ में आप मुख्य भी कर रहे हैं, तो वो सारी जानकारी आप इसमें
दे सकते हैं। तो ये सारी सूचनाओं के साथ आप अपना प्रश्न हमें भेजिए, हम उसका उत्तर यथासमय देंगे। तुरंत आपको मिलेगा ऐसा नहीं कह सकती हूँ, लेकिन निश्चित रूप से उसका उत्तर आपको मिलेगा। तो आप अपना अध्ययन आरंभ कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। स्वाध्यायः परमः